दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है और इस मौके पर देश के बड़े अखबार, बड़े टेलीविजन चैनल आई मीन रंगारंग पोस्टरों से, विज्ञापनों से, खबरों से भरे पड़े हैं। कई अखबारों में 4-4, 5-5 पेज सिर्फ उनकी अभिनंदन और उनके 75वें जन्मदिन के स्वागत में जो बहुत सारे इश्तिहार हैं, वो उससे भरे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और मैं समझता हूँ कि इस अवसर पर उनको बधाई देने के साथ उनके राजकाज में देश की प्रगति कितनी हुई, क्या हुआ देश के साथ, समाज के साथ, इसका भी एक मूल्यांकन या एक आकलन, भले ही वो बहुत संक्षिप्त क्यों ना हो, वो ज़रूर होना चाहिए। तो आज इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट, लेखक, जिनका भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और देश के राजनीतिक माहौल पर, परिवेश पर काफ़ी गहन अध्ययन है और अनुभव भी उनका बहुत गहरा है। हम आशुतोष जी को हमने आमंत्रित किया आज इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आशुतोष जी, जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। आप आप नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर आप क्या कहेंगे उनके राजकाज के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में और जिस तरह 11 साल से ज़्यादा का वक़्त उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में गुज़ारा है, उसमें जो एक कल्चर के स्तर पर, पॉलिटिकल कल्चर के स्तर पर, वैल्यूज़ के स्तर पर, डेमोक्रेसी के स्तर पर उनके क्या अचीवमेंट हैं? कैसे आपने उनको देखा है एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में? बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी। देखिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले तो 75 साल के होने पर उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाइयां देता हूं। ईश्वर उनको शतायु बनाए, उनकी उम्र अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो उनका। लेकिन जब मैं उनको प्रधानमंत्री के तौर पर देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो हिंदुस्तान के इतिहास के एक बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर मैं उनको देखता हूं। एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखता हूं जिनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अगर मुझे गिनने को दिया जाए तो शायद मैं एक दो के अलावा गिना नहीं पाऊंगा। लेकिन उनका नेगेटिव कंट्रीब्यूशन इस देश की राजनीति में बहुत जबरदस्त है और इसी वजह से वो लंबे समय तक याद किए जाएंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि 2014 के बाद की भारत की राजनीति को उन्होंने बदला है और ये वो और उनके समर्थक इसको उपलब्धि के तौर पर देख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही दर्दनाक चैप्टर या अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि उन्होंने देश के अंदर लोकतंत्र की नींव रखी, उसको मजबूत किया और लोगों को बताया कि एक बहुत ही गरीब, निर्धन, निरक्षर देश भी लोकतांत्रिक तरीके से लंबे समय तक चलाया जा सकता है और वहां सरकारें चल सकती। लाल बहादुर शास्त्री बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने भी पॉजिटिव काम किया। जय जय जवान जय जय किसान की बात की उन्होंने, साथ ही साथ जो हरित क्रांति थी उसकी नींव रखी थी। इंदिरा गांधी तो हरित क्रांति की न केवल नींव रखी, बल्कि उन्होंने भारत को पाकिस्तान के दो टुकड़े भी कराए। हालांकि उन्होंने आपातकाल भी लगाया था जिसका नुकसान देश। राजीव गांधी एक मॉडर्न प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने कंप्यूटर एज, पंचायती राज, दो बड़े कंट्रीब्यूशन उन्होंने किए। अगर उस वक्त उन्होंने कंप्यूटर के बारे में अगर नहीं सोचा होता तो देश बहुत पीछे आज होता। नरसिम्हा राव ने तो इस देश की जो आर्थिक दिशा थी उसको पूरी तरीके से बदलने का काम किया। जम्मू कश्मीर उन्होंने चुनाव कराए, पंजाब को उन्होंने शांति के पथ पर डालने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि उन्होंने कम से कम जो हिंदुस्तान का जो हाईवेज थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था, उसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया था। हालांकि उसकी नींव जो है वो गुजराल साहब के जमाने में पड़ गई थी। मनमोहन सिंह एक अद्भुत तरीके के व्यक्ति थे जिनके पास पॉलिटिकल कैपिटल बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक इस देश के अंदर 7% से ज्यादा की जीडीपी ग्रोथ की और जो प्रगति दिखाई पड़ी उसका एक बड़ा कर। उसके अलावा राइट टू एजुकेशन, राइट टू होम स्टेट, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, तमाम आरटीआई, तमाम बड़े बड़े फैसलों के लिए उनको याद किया जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी का जब मैं जिक्र करता हूँ, सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि एक इतना सुनहरा मौका भारतीय जनता पार्टी ने मिस किया है कि आने वाले समय में उनको बहुत अफसोस होगा। क्योंकि समाज को जिस तरीके से बांटने का काम किया है, राजनीति को जिस तरीके से शत्रुता के भाव में कन्वर्ट करने का काम किया है, विपक्षी लोगों को जिस तरीके से दुश्मन के तौर पर देखने का काम किया है, पत्रकारिता का जिस तरीके से पतन किया है, तमाम संवैधानिक संस्थाएं जिस तरीके से आज
एक तरीके से कह सकते हैं कि वो सांस नहीं लेते हुए दिखाई पड़ रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया कि न पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन था ही था, न चीन हमारे साथ खड़ा हुआ और ना ही अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ, और अंत में हमें अमेरिका की तमाम जो दगाबाजियां थी उससे सबक लेते हुए चीन के पास जाना पड़ गया। तो मैं अगर उनको कंट्रीब्यूशन को गिनाऊं तो शायद मैं उनके कंट्रीब्यूशन को नहीं गिना पाऊंगा। हालांकि 2-3 उपलब्धियां हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है। उनके ज़माने में जो हाईवेज़ का एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, जिसको मैं नितिन गडकरी की व्यक्तिगत उपलब्धि के तौर पर देखता हूँ। जी, मैंने पॉलिटिकल कल्चर की बात की थी। उस सिलसिले में मैं एक छोटी-सी एक टिप्पणी आपको सुनाऊँ, एक अपने परिचित की, मित्र तो नहीं कहूँगा लेकिन हमारे परिचित हैं और बहुत ही बड़े पद से रिटायर हुए। वो हमसे आज मिल गए थे, मैं कहीं निकला था। तो ऐसे ही मुलाकात हो गई बाय चांस बहुत दिनों बाद। वो मैं बता दूँ कि वो उच्च वर्णीय हिंदू परिवार से आते हैं। तो ऐसे ही मोदी जी के रंगारंग जो पोस्टर छपे हैं आज अखबारों में, उनकी चर्चा होने लगी और मैं जर्नलिस्ट ठहरा, वो बाहर ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड। तो उन्होंने हँसते हुए कहा, "कैसा लगा?" मैंने कहा कि, "आपको कैसा लगा?" तो ऐसे हँस हँस रहे थे, बातचीत हम लोग कर रहे थे। तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो अपर कास्ट हिंदू परिवार से आता हूँ और हमारे यहाँ हर तरह के विचारों के लोग हमारे परिवार में हैं। लेकिन स्थिति ये हो गई है कि अगर हम तनिक भी क्रिटिकल हों इस सरकार के प्रति, हुँ, तो मेरे मामा के बेटे या हमारे मामा के परिवार के या चाचा के परिवार के लोग मुझे इतनी नफ़रत करने लगते हैं मेरे क्रिटिकल टिप्पणियों को सुनकर या देखकर या बात करके, कि मुझे जन्मदिन पर बधाई तक अब नहीं देते। हुँ, हुँ, इतनी कटुता इस समाज में फैला दी गई है, इतनी वैचारिक एक कट्टरता बन गई है कि परिवार के लोग, दोस्त जो बिल्कुल हैं, ब्लड रिलेशन में भी हैं, इतनी भक्ति भावना से ग्रस्त हैं या इतनी ईर्ष्या द्वेष की भावना से ग्रस्त हैं कि एक-दूसरे से बधाई, संदेश, शुभकामना भी नहीं देते। तब हुँ, मुझे याद आया कि बहुत सारे प्रो बीजेपी, प्रो आरएसएस जर्नलिस्ट जो एक ज़माने में हम लोगों के साथ काम करते थे, जन्मदिन पर या किसी अच्छे दिन पर, त्योहार पर, दशहरा, दिवाली, आमतौर पे वो लोग एक खुशी जताते हुए कभी-कभी कमेंट करते थे फेसबुक पर या फ़ोन करके भी बोल देते थे। अब वो सिलसिला कई सालों से बंद है, मैं ये देखता हूँ। तो ये जो एक पॉलिटिकल कल्चर हमारे समाज में आई है मोदी राज में, वो उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए मैं उर्मिला जी, मैं इसमें एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आप ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जो, तो एक बार उनका सरनेम आप देख लिया करिए और उसके बाद आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि वो कौन लोग हैं। ये दरअसल वो लोग हैं जो हज़ारों सैकड़ों सालों से प्रभुत्ववादी हैं, वर्चस्ववादी हैं और उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनको पुनः इतिहास में, सभ्यता में वो स्थान मिलने वाला है, जो उनसे जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान लागू होने के बाद से उनसे छीन लिया गया था। वो आरक्षण के सख्त विरोधी हैं, वो मंडल कमीशन के सख्त विरोधी ये लोग हैं और इनको लगता है कि जैसे-जैसे पिछड़ों दलितों का दलित अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे, अपने हक की मांग करेंगे, वैसे-वैसे उनका हिस्सा सत्ता की भागीदारी में कम होता जाएगा और ये दरअसल उनके नफ़रत की का असली कारण ये है। ये जो नफ़रत का असली कारण ये है, हम में से बहुत कम लोग हैं जो शायद इसको सही संदर्भ में देखने की कोशिश करते हैं। तो ये इसलिए मैंने कहा कि आप सरनेम ज़रूर देख लिया करिए, आपको फ़ौरन अंदाज़ा लग जाएगा कि वो कौन लोग हैं। मुझे जो बात बहुत जिसका मैंने ज़िक्र भी किया कि मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र जो मेरे स्कूल के दोस्त थे, मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त थे, जिनके साथ मैंने 30-30 साल बिताया है और राजनीति पे गहरी चर्चाएँ उनके साथ की हैं। आज जब मैं उनसे बातचीत करता हूँ तो वो मुझे पहचान में नहीं आते। वो उनको उनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है और उनके अंदर जिस तरीके की कटुता है मैं देखता हूँ, मुझे देख के हैरानी होती है और फिर मुझे लगता है कि ये सब लोग कितना आडंबर ओढ़े पिछले सालों से जी रहे थे। किसी आदमी के अंदर इतनी नफ़रत कैसे हो सकती है और अगर नफ़रत थी तो पहले क्यों नहीं दिखाई पड़ रही? आज अचानक नफ़रत कहाँ से सामने आ गई? और तब मुझे मैं पिछले दिनों कई साल पहले मैं पोलैंड के ऑस्विच में गया था जहाँ हिटलर का अपना कंसंट्रेशन कैंप था। और वहाँ पे किताब मैंने खरीदी। वो किताब जो है वो दरअसल जो ऑस्विच जैसे जहाँ पे होलोकॉस्ट किया गया था, उनमें से जो बच गए थे
उनसे बीबीसी के एक संवाददाता ने उनको खोज के उनसे बातचीत की थी और उसके आधार पर उन्होंने किताब लिखी थी। उस किताब में जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग जर्मनी के में जो ज्यूज के साथ, यहूदियों के साथ बहुत सद्भाव के साथ रहते थे, अच्छे दोस्त थे, जिन्हें मरने की कस्में खाते थे। उस किताब में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे आपको, ऐसे कम से कम दर्जनों उदाहरण तो थे ही उसमें, जिसमें लोगों ने खुलकर कहा कि जिस दिन से हिटलर जर्मनी की सत्ता उसके हाथ में गई, उसके बाद से अचानक मैंने देखा कि लोगों का नजरिया यहूदियों के प्रति कैसे बदला हुआ था। ये वही लोग थे जो हिटलर के आने के पहले एक अलग भाषा में बात करते थे। तो ये चीजें पहले से उपस्थित थी, क्योंकि इनकी कोई सामाजिक साख नहीं थी, क्योंकि इनकी कोई सोशल सैंक्टिटी नहीं थी, इनकी कोई सामाजिक स्तर पर कोई स्वीकारित रोकती नहीं थी, इसलिए ये सारी जो चीजें थी अंदर दबी हुई थी। जब अचानक इनको स्वीकारोक्ति मिल गई, तब ये खुलकर सामने आ गए। अब तो ये बिल्कुल बेशर्मी के साथ लोग इसका मुजाहिरा करते हैं और बड़े गर्व की बातें करते हैं, और मैं सिर्फ इन लोगों को देखता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि इनसे राजनीतिक संवाद न करूं तो अच्छा है, क्योंकि मुझे वो लोग ज्यादा पसंद है जो शुरू से अंत तक अपनी विचारधारा के प्रति कमिटेड है, ईमानदार है, जिन्होंने कभी छुपाया नहीं। मुझे तकलीफ उन लोगों से होती है जो नकाब ओढ़े हुए थे और अचानक अब नकाब हट गया है तो अपने आप को देशभक्त बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी जो एक मोदी सरकार के अंदर जो बैठे लोग हैं या जो बाहर हैं, इस सरकार को सलाह देते हैं, या माना जाता है कि जिनके पास रिमोट है, उन सबका स्वप्न खासकर आरएसएस के 100वें वर्ष में है कि भविष्य का भारत हिंदू राष्ट्र हो। आपको क्या लगता है कि मोदी राज में अभी 2029 में वक्त है, क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र जैसी चीज को क्या भारत जैसे मुल्क में, जहां इतनी डाइवर्सिटी है और जिस देश के बारे में बाबा साहब बहुत पहले कह चुके हैं कि अगर यहाँ हिंदू राष्ट्र आता है, हिंदू राज स्थापित होता है, तो वो आपदा की तरह होगा, यानी एक आफत की तरह होगा। क्या ऐसे मुल्क में आपको लगता है कि ये सपना, चाहे वो मोदी सरकार में बैठे लोग हों या बाहर हों, उनका पूरा हो पाएगा? देखिए, जब तक इस मुल्क के अंदर दलित पिछड़े अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं, जब तक वो इस बात को मानते हैं कि इस देश के संविधान ने उनको बराबरी का अधिकार दिया है, तब तक इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र नहीं मिल सकता। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की स्थापना भारत के संविधान की लाश पर ही संभव है, इसके अलावा संभव नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? गैर बराबरी का राष्ट्र, जहां जो प्रभुत्ववादी वर्चस्ववादी ताकतें हैं वही तो चाहती है ना हिंदू राष्ट्र। लेकिन अब मुझे लगता है 2024 के चुनाव ने एक चीज बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव ने इस प्रोजेक्ट को एक लंबे समय तक के लिए अब कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। ऐसा नहीं था कि ये चाहते नहीं थे, ये चाहते थे, लेकिन इनकी मजबूरी ये हो गई है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे तो हिंदुस्तान का दलित और पिछड़ा मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा और फिर इनके लिए अपनी सरकार में बने रहना ही असंभव हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने इसको अच्छी तरीके से स्थापित किया है, महाराष्ट्र ने भी इसको अच्छी तरीके से लोकसभा के चुनाव में स्थापित किया है। अन्यथा आपने देखिए कि 2024 का चुनाव भारत के इतिहास में सबसे सांप्रदायिक तौर पर सबसे ज्यादा ध्रुवीकृत चुनाव था, और चुनाव आयोग चुपचाप बैठा रहा, अपने कानों में तेल डाले, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ध्रुवीकरण करने के बाद भी आप 36% से आगे नहीं बढ़ पाए। जबकि मैं आपको बताऊं कि जब 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 जवाहरलाल नेहरू से इनकी तुलना की जाती है, जवाहरलाल नेहरू 3 बार कम से कम वो प्राइम मिनिस्टर बने, और जो 1952 का चुनाव था 45% वोट लेकर जीते थे, 2/3 से ज्यादा बहुमत उनके पास था। 1957 का चुनाव 47% वोट लेकर जीते थे और उनके पास 2/3 से ज्यादा बहुमत था। और 1962 का चुनाव पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर 44.77% वोट से जीता था। भारतीय जनता पार्टी क्यों 31%, 37% और 36% पे आकर टिक जाती है? क्योंकि, और ये इनका उरूज है, इसलिए टिक जाती है क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू इनकी बातों से कन्विंस्ड नहीं है। अगर कन्विंस्ड होता तो फिर ये जीतते। 40% क्या, आप तो 80% की बात करते हैं और आपको वोट मिलता है 36%, तो इसका मतलब बहुसंख्यक हिंदू आज भी आपके साथ नहीं है। अब गिरिराज सिंह जैसे लोगों को कौन समझाएगा कि जब आप कहते हैं जो हमको वोट नहीं देता वो नवा खराम है, तो दरअसल इस देश के अंदर
64% लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं। तो 64% में 14% को निकाल दिया जाए जो मुस्लिम है, तो बचे कितने? 64% तो 50%। तो क्या गिरिराज सिंह 50% हिंदुओं को नमक हराम कह रहे हैं? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। तो दरअसल ये जो प्रोजेक्ट इनका है, और मुझे लगता है कि अब इस बात को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आरएसएस समझ चुका है, इसलिए अब उसने गियर बदलना शुरू किया है और उनको इस बात का एहसास हो गया है कि ये राजनीति लंबे समय तक चलेगी नहीं, क्योंकि जब तक दलित पिछड़ों को आप साथ लेके नहीं चलेंगे तब तक आप इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र तो छोड़ दीजिए, आप सत्ता में नहीं बने रह पाएंगे। इसलिए अगर आप देखिए तो अब बोली होती है कि हम तो हजारों साल से हिंदू राष्ट्र थे, अब तो हिंदू राष्ट्र हो हैं। तो जब हजारों साल से हिंदू राष्ट्र थे तो फिर आरएसएस बार बार क्यों कहता था हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाना है? ये बोली में बदलाव जो आया है, और जिस तरीके से मोहन भागवत ने पिछले दिनों दिल्ली में आकर लगातार वो सबका डीएनए एक है जैसी बातें कर रहे हैं और एक मुसलमानों से आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस बात का कहीं ना कहीं इशारा है कि उनको भी इस हिंदुत्व की जो जो, जो सीमाएं हैं उसका अंदाजा उनको हो गया है और उसके हिसाब से वो अपनी विचारधारा में मॉडरेशन करना चाहते हैं। और वो इस बात को भी समझते हैं कि सत्ता में नहीं रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र का प्रोजेक्ट जो है वो कभी फलीभूत नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बीच में जो एक घटनाक्रम या एक प्रक्रिया जिसको मुझे लगता है तवज्जो दी जानी चाहिए, वो ये कि जिस तरह से हमारे देश में कार्यपालिका ब्यूरोक्रेसी का खास तौर पे पूरी तरह सेफ्रोनाइजेशन जिसको आप कह सकते हैं या हिंदुत्वीकरण कह सकते हैं, वह हुआ है। जिस तरह न्यायपालिका के अंदर शासन की आवाज जो है गूंज रही है, संविधान के बजाय शासन की आवाज गूंज रही है, राजनीतिक शासन की। अभी हाल के घटनाक्रम अगर आप देखिए तो आप ताजुब करेंगे कि ऐसी स्थिति तो इमरजेंसी में भी नहीं देखी गई। इमरजेंसी में इक्का दुक्का या 3-4 ऐसी घटनाएं जरूर हुई जो सीधे सीधे दिखता था कि कैसे प्रेशर डाल करके न्यायपालिका पर काम कराया जा रहा है, लेकिन यहां तो नीचे से जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं वो हैरतंगेज हैं, जो भारत के इतिहास में कभी नहीं देखी गई। तीसरी तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह टूल किट के रूप में काम कर रहा है उनके लिए। चौथी स्थिति अगर आप देखिए तो जो बाजार है उसमें इतनी, खासकर जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनमेन कोई डाइवर्सिटी नहीं है, कोई अलग अलग कैंप नहीं है। एक जमाना था कि नेहरू से लेकर के और सॉरी मनमोहन सिंह तक पूंजीपतियों में भी अलग अलग घराने थे, अलग अलग एक ग्रुप थे, डाइवर्सिटी थी। एक दूसरे पर आपत्ति और मतभेद व्यक्त करते थे सरकार की नीतियों पर, लेकिन आज सब एक आवाज में बोलते हैं या बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। इस पहलू को आप कैसे देखेंगे? क्या ये जो एजेंडा है आरएसएस बीजेपी का, उसको आगे बढ़ाने की एक बहुत सोची समझी रणनीति नहीं है? देखिए, दो एक्सप्लेनेशन इसके हो सकते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि हम अभी भी एक अंडर डेवलप्ड सोसाइटी हैं, अभी भी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विश्वगुरु बनने की बातें करते हैं, लेकिन हकीकत क्या, हम तो एक अंडर डेवलप्ड सोसाइटी हैं, सामाजिक स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर भी। आर्थिक स्तर पर तो जगजाहिर है दुनिया में हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 142वें नंबर पे, तो जाहिर सी बात इकोनॉमिकली हम बहुत ही अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं। सामाजिक स्तर पर भी हम आप पूरी तरीके से एक सामंतवादी समाज है। सामंतवादी समाज ये कि क्योंकि हम आधुनिक समाज तब होंगे जब इस देश का रहने वाले की पहचान नागरिक के तौर पर होगी, उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके धर्म के आधार पर नहीं होगी। और हमारे यहाँ जिस कदर जाति का जहर लोगों के मन में बैठा हुआ है और उस जाति के आधार पर एक श्रेष्ठता बोध से हम पीड़ित हैं, तो वो एक आधुनिक इंस्टिंक्ट नहीं है, वो आधुनिक इंपल्स नहीं है। और जिस ब्यूरोक्रेसी के आप बारे में बात करते हैं, जिस जुडिशरी के बारे में बातचीत करते हैं, आप उठा के देख लीजिए ना, 80 से 90% लोग कौन है, आप उठा के देखिए उसको, वो तो सारे सबके सरनेम आपको मिल जाएंगे, सबको आसानी से अंदाजा लग जाएगा। तो इनमें से कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जुडिशरी के अंदर नागरत्ना जैसी, जस्टिस नागरत्ना जैसी हैं जिनके अंदर हिम्मत है खड़े होने की, लेकिन कुछ लोग इतने कमजोर हैं और इतने अवसरवादी हैं कि आप सोच के मतलब कल्पना करके डर लगता है कि यार इतने बड़े बड़े पदों पर इतने कमजोर लोग बैठे हुए हैं, और जब आप उनका सरनेम देखते हैं तो आपको अंदाजा लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो उन लोगों से सब कन्विंस्ड है, नहीं, इनमें से आधे से ज्यादा अवसरवादी लोग हैं
परजीवी लोग हैं। और उसका उनको लगता है कि अगर हम सत्ता के साथ नहीं रहेंगे तो पता नहीं हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए, चलिए बहुत अच्छा है, गवर्नर बन गए। इस देश के अंदर सैकड़ों गवर्नर, कौन किसको याद रखता है? कौन याद रखता है? आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा तंत्र है, जब तक इस तंत्र में दलितों पिछड़ों की घुसपैठ बहुत मजबूती के साथ नहीं होगी, तब तक ये तंत्र बदलने वाला नहीं है। तब तक आप जुडिशरी से कोई ज्यादा उम्मीद मत करिए, तब तक आप जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं से बहुत ज्यादा उम्मीद मत करिए। इसलिए ये जो बदलाव है, ये संस्थागत बदलाव के साथ साथ सभ्यता जनित बदलाव की डिमांड करता है। जब वो होगा तब इस देश के अंदर बराबरी की बात होगी, तब इस देश के अंदर आधुनिक मॉडर्न सेंसिबिलिटी जो है उस पर देश चलेगा। अभी तो ये कहा जाता है कि भाई हमारे जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे तो हनुमान जी थे। अब आप बच्चों को ये पढ़ाएंगे तो दुनिया में आपकी जगहसाई होगी। देखिए, मिथ अलग होता है, धर्म अलग होता है, साइंस अलग होता है। आप बच्चों को ये थोड़ी पढ़ाएंगे। आप उनको धर्म के बारे में पढ़ाइए, हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाइए, वेदों के बारे में पढ़ाइए, उपनिषद पढ़ाइए, गीता पढ़ाइए उनको, ज्ञान दीजिए उनको। शंकराचार्य पढ़ाइए, रामानुजाचार्य को पढ़ाइए, कबीर पढ़ाइए, रैदास पढ़ाइए, सूरदास को पढ़ाइए, तुलसीदास पढ़ाइए। किसने आपत्ति की? आप विवेकानंद को पढ़ाइए, किसने आपत्ति की? लेकिन चूंकि इन सब चीजों में इनकी कोई पढ़ाई लिखाई ही नहीं है, इसलिए ये इस तरीके की बातें करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं। लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि जो पूरा इलेक्टोरल सिस्टम हमारा है, जिस दलित या ओबीसी कम्युनिटी की बात आप कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, भाई वो अपने विचारों को अगर रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने विचारों को अगर व्यक्त करते हैं, तो उसको अमली जामा पहनाने या उसको मूर्त रूप देने वाला कोई सिस्टम ही काम नहीं करेगा ठीक से, तो वो कर क्या लेंगे? अभी आज की स्थिति में आप देखिए, जिस तरह के इलेक्टोरल सिस्टम को इवॉल्व करने की कोशिश की जा रही है एसआईआर के नाम पर या वोटर लिस्ट में फेरबदल के नाम पर, वो पहले ऐसा कभी नहीं था। देखिए, रिवीजन पहले भी होता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि इलेक्शन कमीशन कहे कि हम इतना खत्म करेंगे, इतने लोगों का नाम हमको हटाना है। इस तरह की बात कभी नहीं की जाती थी। तो क्या दुनिया के ऐसे देशों में जहां डेमोक्रेसी के नाम पर सिर्फ तानाशाही है, क्या उसके नक्शे कदम पर भारत नहीं चल रहा है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी कुछ भी सोचें, लेकिन वोट तो उसी को जाएगा, सत्ता तो उसी को मिलेगी जिसके पास मामूली 12% से लेकर के और 20% वोट हो तो भी वही बहुमत पाएंगे, 40% पा जाएंगे, 45% पा जाएंगे। ये स्थिति बन सकती है भारत में, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। नहीं, देखिए, मैं तो उतना निराश नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है 1947 में जो स्थिति थी आज वो स्थिति नहीं है। आज आरएसएस को कहना पड़ रहा है कि नहीं, कास्ट सेंसस तो करना पड़ेगा आपको, और भारत सरकार को पब्लिकली कहना पड़ रहा है कास्ट सेंसस करना पड़ेगा। भारत सरकार को कहना पड़ रहा है कि आपको महिलाओं का आरक्षण देना पड़ेगा। ये आप सोच सकते हैं, हर समाज के अंदर जो सबसे बुरी स्थिति होती है वो महिलाओं की ही होती है। उनके सारे अधिकार उनसे छीन लिए जाते हैं, उनके पास कोई अधिकार होता ही नहीं। लेकिन इतना दबाव, तो सामाजिक दबाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और देखिए, जब जो समाज हजारों साल तक एक खास मानसिकता में रहा हो, आप उससे उम्मीद करें कि अचानक वो बदल जाएगा, तो संभव नहीं, वो बदलेगा नहीं। लेकिन दबाव, चूंकि इस वक्त जबरदस्त तरीके से दबाव पड़ रहा है, इसलिए चीजें बदल रही हैं और तेजी के साथ बदल रही हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे अचानक सब कुछ बदल जाएगा, तो वो संभव नहीं है। इसलिए मैं कोई रिवोल्यूशन हो जाएगा। मोदी जी ने 75 के बाद वाले लोगों को मार्गदर्शक मंडल में शामिल करने का फैसला करवाया पार्टी से। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि आरएसएस बीजेपी में बड़ा झगड़ा है, जबकि हम जैसे पत्रकार बिल्कुल नहीं मानते थे। बहुत लोग मानते थे, मुझे नहीं लगता था कि कभी भी झगड़ा इस कदर हो सकता है कि सत्ता गंवाने का जोखिम आरएसएस से ले। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आरएसएस को सत्ता से बहुत फायदे हुए हैं, इतना फायदा हुआ है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, मोदी जी 2029 तक बरकरार रहेंगे और 2029 में भी चुनाव क्या उनके फेस पर होगा? उनके फेस पर होगा या ना होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि ही विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम इन पावर, और रिप्लेसमेंट हो सकता है? देखिए, पिछले 1.5 साल के अंदर तो भारत की राजनीति में काफी बदलाव आया है, और वो बदलाव बहुत पॉजिटिव बदलाव मैं उसको देख रहा हूँ। विपक्ष की जो धमक इस वक्त दिखाई पड़ रही, विपक्ष की जो गूंज दिखाई पड़ रही है, वो 2024 के पहले नहीं था। तब सरकार के पास 303 सीटें थी, लोकसभा के अंदर 350 के आसपास एनडीए की सीटें थी, और विपक्ष बड़ा कमजोर था। विपक्ष के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आया, और राहुल गांधी ने उस विपक्ष को बहुत मजबूत किया है। वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, उन मुद्दों पर भारत सरकार को रिएक्ट करना पड़ रहा है।
ऐसा नहीं, कास्ट सेंसस का जो सवाल था शुरू में सबने उसका मजाक उड़ाया, सारे टीवी चैनल्स ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन अंत में कास्ट सेंसस पे घुटने टेकने पड़े। संविधान बचाओ के प्रश्न पे कहना पड़ गया बाबा साहब अम्बेडकर भी आएंगे तो भी आप तो भी संविधान को नहीं बदल सकती। ये मामूली जीत नहीं है। राहुल गांधी ने सबसे पहले कहा था कि भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती ये कि आपको पाकिस्तान और चीन के बीच में भी सेपरेशन कराना पड़ेगा, और वो बात अंततः सच साबित हुई। और अब भारत चीन के पास जाने की कोशिश कर रहा है, मोदी सरकार चीन के पास जाने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने लेख लिखा है वो इसी बात का प्रमाण है कि वो बहुत कमजोर हो चुके हैं। उनको आरएसएस ने पूरी तरीके से संकेत दे दिया है कि अब आप मनमानी नहीं कर सकते, अब आप अपनी तानाशाही नहीं चला सकते, क्योंकि आपका वक्त अब धीरे धीरे ढलान के ऊपर है। तो मैं इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखता हूं, और मुझे लगता है कि हालांकि बड़ी बात मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी 2029 तक अभी लंबा वक्त है, 5-4 साल का वक्त है, और बहुत कुछ हो सकता है। तो आप इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि 2029 से पहले सत्ता में नेतृत्व परिवर्तन आरएसएस चाहे? आरएसएस निश्चित तौर पर चाहेगा, और आरएसएस की पूरी लड़ाई ही इसी बात को लेकर ही है। देखिए, आरएसएस को दो बातें पूरी तरीके से समझ में आ गई। एक बात तो समझ में आ गई कि जिस तरीके से पर्सनालिटी कल्ट नरेंद्र मोदी का खड़ा हुआ है, उससे आरएसएस का सांगठनिक ढांचा लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होगा उसको। आज अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी पर्सनालिटी कल्ट था, लेकिन इतना बड़ा पर्सनालिटी कल्ट नहीं, तो एक लोकप्रिय नेता था, उन्होंने कभी पर्सनालिटी कल्ट बढ़ाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन हर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 2 या 3 बड़े नेता थे, जो जमीनी नेता थे और जो अपने बल पर चुनाव जिता सकते थे, चाहे कर्नाटक हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो। कर्नाटक में आप देख लीजिए, येदियुरप्पा जैसे लोग थे, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह जैसे लोग उत्तर प्रदेश के अंदर थे। महाराष्ट्र के अंदर भी अगर आप देखें तो प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे वहां पे थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती जैसे लोग थे। यहाँ तक कि अगर आप हिमाचल प्रदेश का भी उदाहरण तो शांता कुमार और धूमल जैसे लोग थे। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया और भैरव सिंह शेखावत जैसे लोग थे। तो हर राज्य के अंदर उनके यहाँ बड़े ताकतवर नेता थे, जो पार्टी को केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड। आज क्या है, आज राजस्थान के क्या मुख्यमंत्री अपने बल पर चुनाव जिता सकते हैं? क्या भूपेंद्र पटेल अपने बल पर चुनाव जिता सकते हैं? क्या मनोज माझी उड़ीसा के अंदर अपने बल चुनाव? तो इस बात का एहसास है आरएसएस को कि पर्सनालिटी कल्ट ने सांगठनिक स्तर पर बहुत ही दोयम तेयम दर्जे के नेताओं को आगे बढ़ाया है, और इसकी वजह से सांगठनिक ढांचा पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाए। दूसरा, उनके मन में यह डर है कि जिस तरीके से सत्ता लोलुपता का जहर अब आरएसएस और बीजेपी के अंदर जा रहा है, कि उनको पंच सितारा संस्कृति की जिस तरीके की आदत लगी है, वो भी आरएसएस के जो बड़े ईमानदारी से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनके मन में भी वो करप्शन की कीड़े डाल रहे हैं। इसलिए उनकी कोशिश ये है कि अब नए सिरे से बीजेपी को खड़ा किया जाए, और ये बड़ा कारण है कि पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी अपने मन का पार्टी प्रेसिडेंट नहीं चुन पा रही है। ये मामूली घटना नहीं, इसमें चर्चा नहीं होती, लेकिन मामूली घटना नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि आरएसएस एक बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है। अब उसमें नेतृत्व बदलाव करना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है नेतृत्व बदलाव की कोशिश करेंगे। सवाल ये पूछने जा रहे हैं कि जो आपने जिन नेताओं का नाम लिया कि जनसंघ के जमाने में, बीजेपी के जमाने में क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, देश स्तर पर, प्रांत स्तर पर पॉपुलर लीडर कुछ थे। ये ठीक है कि उनकी पॉपुलैरिटी सीमित थी, वो जन आंदोलन से नहीं आए थे, लेकिन लोगों में काम करते थे, कोई जाति में काम करते थे, कोई समुदाय में काम करते थे, कोई हिंदुवादी एक मूल्यों के नाम पर काम करते थे। लेकिन मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है उसके आगे सभी फेल, क्योंकि मोदी जी की पॉपुलैरिटी में एक कॉर्पोरेट क्रिएटेड एक विशाल उनका व्यक्तित्व सृजित किया गया है, और वो भारत के किसी नेता का ऐसा नहीं सृजित किया गया जैसे आदरणीय मोदी जी का किया गया है। इसमें तो ऐसे में क्या आरएसएस या बीजेपी मोदी जी के रिप्लेसमेंट के दौर में भी जब चाहेगा तो क्या ऐसा कोई पॉपुलर लीडर खड़ा कर पाएगा, या कारपोरेट की ही सहायता लेगा? आवाज नहीं आ रही है। अगर नरेंद्र मोदी खड़े हो सकते तो भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी आरएसएस एक बड़ा नेता बना सकती है। देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, ये कृत्रिम लोकप्रियता है, लोकप्रियता है। और इसको फैक्ट्री के अंदर बाकायदा साइज और रंग और कलर देके बनाया गया है कि इसमें 3 इंच का ये लगेगा, 5 इंच का वो लगेगा, 50 ग्राम इसमें वो लगेगा, वो सब करके उनको गढ़ा गया उस पर। अन्यथा अगर वो जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता होते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के सवालों के जवाब देते ना, नहीं देते, वो नहीं दे सकते।
क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात कह रहा हूं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की तरीके से 15 सवालों के जवाब नहीं दे सकते, और अगर देंगे तो फंसेंगे, निश्चित तौर पर फंसेंगे। तो एक बात ये बहुत स्पष्ट है कि आरएसएस को अब ये लगता है कि ये जो पंच सितारा संस्कृति का जो करप्शन, जो जहर, जो वायरस आरएसएस और बीजेपी के अंदर घुस गया है, ये अंततः पूरी पार्टी को लेके बैठ जाएगा, जैसे इंदिरा गांधी के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी बैठ गई। तो इसलिए वो बदलाव की तरफ अग्रसर है। और ये जो मोहन भागवत की तारीख पे जो लेख लिखा गया, वो यूं ही नहीं लिखा गया है, ये बहुत बड़ी घटना है। हमारे यहाँ चूंकि ऐसी घटनाओं के ऊपर चर्चा 10 साल तक, जब तक इनके पास 303 सीटें थी, तब तक नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत को भाव नहीं दिया। लेकिन जैसे ही 240 पर सीटें आई, वैसे नरेंद्र मोदी को नागपुर जाना पड़ा और वहां गुरु के चरणों में बैठना पड़ा, और मोहन भागवत को भी दिल्ली आके उन्होंने प्रधानमंत्री निवास में जाके बातचीत की, और अब लेख लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी की तारीफ कर सकते हैं, आप सोच रहे हैं? मतलब आप ये सोचिए, इसको एक बहुत ही अत्यंत आत्ममुग्ध व्यक्ति है, वो अपने आगे किसी को नहीं समझे, फायदा होगा तो वो फैसला भी वो करेंगे, और अगर उनको हटाने से उनको लगेगा कि नहीं पूरा शराजा बिखर सकता है, तो फैसला नहीं करेंगे। लेकिन इस हद तक वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विवश कर देंगे कि फैसले जो अभी 10 में से 10 फैसले वो करते हैं, 10 में से 4 फैसले वो करेंगे, बाकी 6 फैसले कहीं और से होंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आशुतोष जी, आपने समय निकाला। आज हम फिर इस तरह के विषयों पर बातचीत करते रहेंगे। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? हमारी बातचीत आपको अगर अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा। अगर आलोचना का आपका कोई आपके दिमाग में है आलोचना इस प्रश्न पर, तो वो भी जरूर लिखिएगा। इससे हमें बहुत बल मिलता है हमको समझने का, अपने को करेक्ट करने का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन्यवाद।